उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के बारे में विशेष तौर पर बात करेंगे। साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता की तिथि लगभग तय कर ली गई है, कब लगेगी आचार संहिता, साथ ही इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे। यूपी टेट परीक्षा की खबर के बारे में बात करेंगे और यूपीएसआई की परीक्षा निरस्त करने के लिए लगातार अभ्यर्थी शासन प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, क्या है कारण, इसके बारे में चर्चा होगी। और आरओ एआरओ पहले की जो परीक्षा थी उसमें जो मामला कोर्ट में गया था उसमें आयोग की तरफ से जीत हो गई है, इसके बाद से परीक्षा फिर से होगी। साथ ही बात करेंगे बीएड और डीएलएड प्राथमिक में पात्रता को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसमें क्या कुछ नया अपडेट है। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग के लिए अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और विधान भवन घेरने की कोशिश की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती के लिए घेरा विधान भवन। इनके द्वारा किए जा रहे संघर्ष को आप वीडियो में देखिए। इसके अलावा अभ्यर्थियों का एक ग्रुप शिक्षक भर्ती मांग के लिए सचिव को ज्ञापन भी दिया। लगभग 2.5 महीने पहले प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी क्या कर रही है कुछ पता नहीं है। सरकार इसमें सूद भी नहीं लेना चाह रही। विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो पिछली 2 भर्तियां जो उनके द्वारा कराई गई हैं उन्हीं के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ने पर मन बना चुकी है। इसी वजह से नई शिक्षक भर्ती को लेकर के ना तो प्रदेश सरकार के द्वारा और ना ही आयोग के द्वारा अधिकारियों के द्वारा कुछ सुगबुगाहट दिख रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा 4 अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए चुनाव आयोग तैयारियां पूर्ण कर चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी में 7-8 चरण में हो सकते हैं चुनाव। 25 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी सभी औपचारिकताएं और जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा की जा सकती है, तिथियों की घोषणा की जा सकती है। और जैसे ही घोषणा होगा उसके बाद से तुरंत आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगी। कहने का मतलब कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगभग लगना तय है। अब नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार जिस प्रकार से निष्क्रिय है, निश्चित तौर पर ये उन अभ्यर्थियों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती मांग के साथ। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि के क्रम में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रदेश सरकार ने 1 महीना में परीक्षा कराने के लिए अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था, लेकिन 23 जनवरी 2021 का जो प्रस्ताव शासन के पास पीएनपी के द्वारा भेजा गया है अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली है। लगभग 2 से 3 दिन का वक्त बीत चुका है। शासन की गंभीरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 1 महीने में कराने को कहने के बावजूद भी 23 जनवरी को अभी तक मंजूरी ना मिल पाना कितनी गंभीर है शासन यूपी टेट को लेकर के आप समझ सकते हैं। वहीं यूपी टेट 2021 पेपर लीक मामले में कुछ और बड़े खुलासे हुए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। होटल में मोटी रकम लेकर आया था अनूप। ये अनूप वही हैं जो कि प्रिंटिंग प्रेस के निदेशक थे, मालिक थे। इनके और सचिव के बीच में 3 जगह मुलाकात हुई थी, नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में। और इनके कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी लीक हो रहे हैं, जिसके बाद से इन सभी चीज़ों का फिर से मंगलवार को 11 घंटे इनसे फिर से पूछताछ हुई है रिमांड पर लेकर के। तो और बड़े खुलासे होने की उम्मीदें हैं। पर लीक मामले में अलीगढ़ के शिक्षक जिनका नाम निर्दोष चौधरी है, उन्होंने शामली कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया है। सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि राजस्थान में जो रोडवेज बसें चलती हैं, मतलब जो सरकारी बस चलती है, सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए फ्री सेवा देंगे। मतलब कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जब भी परीक्षा होगी आप एडमिट कार्ड दिखा करके राजस्थान में बिना किसी पैसे के पूरा ट्रैवल कर सकते हैं, अपने परीक्षा केंद्र तक जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी टेट के संदर्भ में इसी प्रकार की घोषणा की थी जब पेपर लीक हुआ था। वहां पर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किए जाने के बावजूद भी अभ्यर्थियों से बस का किराया लिया गया। बहुत से ऐसे वीडियो वायरल भी हो रहे थे, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया साइट्स पर। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को समय रहते इस प्रकार का एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की कुछ बड़ी कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो 1200 रुपये का फीस, ऊपर से दूसरे जिले में जाकर के परीक्षा देना, वो भी इतने ठंड में, अभ्यर्थियों के सहूलियत के लिए इतना प्रदेश सरकार जरूर करना चाहिए। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने दिनांक 14 दिसंबर 2021 को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया है सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा में। अब जो क्वालिफाइंग मार्क्स 82 और 90 अंक होता था, उसको आप 87 और
95 अंक मान करके चलें, क्योंकि अगर पेपर आसान हुआ तो 3 से 4 नंबर मैक्सिमम डिफरेंस आता है, या तो आपके घट सकते हैं या तो बढ़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप 82 और 90 ना मानिए, बल्कि 87 और 95 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स मान करके चलें, ताकि अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घटते भी हैं 3-4 नंबर तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC आयोग के द्वारा जल्द ही लगभग 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें लगभग 8,000 पद लेखपाल के होने वाले हैं, जिसके लिए पहले ही सिलेबस आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, और बाकी के शेष पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई भर्ती के लिए आंसर की आयोग ने जारी कर दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर इस पेपर को निरस्त करने की मांग तेज होने लगी है, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा इतने ज़्यादा नंबर पाए गए हैं, जो कि अभ्यर्थी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं बिना किसी हेल्प के इतनी ज़्यादा अंक नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग लगातार उठ रही है सोशल मीडिया साइट्स पर। आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार के ऐसे वीडियो वायरल हुए थे आरओ एआरओ के पेपर में भी और यूपीएसआई के पेपर में भी। ऑनलाइन परीक्षा होने के बावजूद भी जो एग्जाम सेंटर्स थे उनकी साठगांठ के साथ इस पेपर को लीक कराया गया और इस पेपर में विभिन्न प्रकार की गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। इसी के बाद से अभ्यर्थी लगातार शासन प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि भर्ती परीक्षा निरस्त करके दोबारा से परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसी के बीच वीडियो 2016 की जो भर्ती थी, जिसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, उसको आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया था, मतलब उस भर्ती को ही रद्द कर दिया था और नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए तिथियों की घोषणा की गई थी। जिसके बाद से जो सफल अभ्यर्थी थे वो मामला कोर्ट में ले गए कि चूंकि हम लोग चयनित हो चुके थे और सिर्फ अब नियुक्ति पत्र मिलना बाकी था, और अब इस भर्ती को निरस्त करना, रद्द करना कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। जिसके बाद से आयोग ने भी अपने पक्ष को कोर्ट में रखा, जिसमें आयोग की जीत हुई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कोर्ट स्टेटस। 14 दिसंबर 2021 को केस डिस्पोज्ड हो चुका है। अब आयोग की जीत होने के बाद से ये तय हो चुका है कि वीडियो की फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो फिर से बाध्य होंगे फिर से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आज से अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनकी गलती क्या है। आयोग ने सही तरीके से परीक्षा नहीं कराया, नकल करने वाले माफियाएं अलग थे, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे वो मेहनत करके परीक्षा पास किए थे, सफल हुए थे। और अब एक कहावत आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ घून भी पिसता है, वही वाली कहावत चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। गलती कोई और कर रहा है, उसकी सजा किसी और को मिल रही है। कोई भी परीक्षा ऐसे निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रही है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। आप लोग यूपीएसआई का देख लीजिए, आरओ एआरओ का देख लीजिए, यूपी टेट पेपर लीक मामला देख लीजिए। 69,000 भर्ती में भी इसी प्रकार के मामले प्रकाश में आए थे। 68,500 में कापियां तक जलाई गई थी पीएनपी में। कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हो रही है जिसमें निष्पक्ष तरीके से कहा जा सके कि हाँ ये भर्ती साफ सुथरी तरीके से हुई है। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद और माननीय शिमला हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे, जहां पर इस केस की सुनवाई लगभग 17 दिसंबर के आसपास होना प्रस्तावित है। अब जब केस की पहली सुनवाई होगी तो दोनों तरफ से पक्ष रखा जाएगा, जिसमें किसका पक्ष मजबूत होता है ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उस पर्टिकुलर राज्य में जहां पर यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, जैसे कि राजस्थान में, तो वहां की सरकार किसके पक्ष में है और साथ ही साथ केंद्र सरकार अपने उस फैसले को किस प्रकार से डिफेंड करती है कि आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 का प्रयोग उन्होंने किस प्रकार से अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किया है, या फिर एनसीटी ने धारा 23 के उपधारा 1 का प्रयोग किस प्रकार से किया है। इस सभी कानूनी पेचों पर फिर से चर्चा होना प्रस्तावित होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।